नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मणिपुर हिंसा को लेकर भारत के विपक्षी राजनीतिक दल खुद को चिंतित दिखाएं तो ये समझ में आता है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा चाहिए होता है। लेकिन अगर यूरोप महाद्वीप के कुछ गिरोह इस पर चिंता जताएं और इतनी गंभीर चिंता जताएं कि यूरोपीय संसद भारत के इस आंतरिक मामले पर प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर यह संशय पैदा करता है। यूरोपीय संसद ने मणिपुर को लेकर क्या कहा है, उस पर बात करने से पहले एक वाजिब प्रश्न ये है कि क्या इस यूरोपीय संसद ने फ्रांस और स्वीडन में हो रही हिंसा पर चर्चा की है। ईयू पार्लियामेंट को भारत सरकार का दो टूक जवाब भी यही है कि वह अपने समय का सदुपयोग अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए करे, न कि भारत को ज्ञान देने के लिए। भारत में आज ऐसी सरकार है जो अपनी आंतरिक मामलों को सुलझाने में सशक्त है, इसलिए मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। देश के गृह मंत्री कई दिनों तक मणिपुर के दौरे पर रहे हैं। भारत में बैठे एक वर्ग को और विदेशियों को यह समझने की ज़रूरत है कि मणिपुर को लेकर अगर चर्चा होगी तो वह भारतीय संसद में होगी, न कि यूरोपीय और अमेरिकी संसद में। अब आते हैं प्रस्ताव पर। यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर कई दावे किए हैं, जैसे कथित तौर पर चर्चों को तोड़ने को लेकर, घरों को तोड़ने को लेकर, क्रिश्चियन स्कूल को तोड़ने को लेकर। इस पूरे प्रस्ताव में दो बातों पर जोर दिया गया है। पहला ये कि ईसाई समुदाय कुकी पर अत्याचार किया गया और दूसरा एनजीओ पर भारत सरकार द्वारा पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। मुख्य तौर पर यही दो बातें हैं। अब सवाल उठता है कि ईसाई बहुल समुदाय कुकी पर ही क्यों जोर दिया गया और एनजीओ पर बैन का इस हिंसा से क्या लेना देना है। ये हम सभी जानते हैं कि पैसों, घर, स्कूल आदि का लालच देकर ईसाई मिशनरी किस तरह हिंदुओं का मतांतरण करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि एफसीआरए के तहत बीते कुछ वर्षों में जिन संदिग्ध एनजीओ पर बैन लगा है वे ईसाई प्रचार तंत्र का हिस्सा थे और मणिपुर में उनकी पैठब कमजोर हो गई है। अब जरा ये समझते हैं कि चर्च, एनजीओ और मणिपुर की क्रोनोलॉजी आखिर है क्या। आपको याद होगा कि भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का मणिपुर में हस्तक्षेप की बात करना और उससे पहले केरल में कैथोलिक चर्चों की सर्वोच्च संस्था केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल्स ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के दौरान पादरी और नन को यह कहते हुए सुना गया कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मणिपुर में नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ एक और कड़ी जोड़कर देखिए, ईसाई समुदाय कुकी सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वकील कौन है? कॉलिन गोंजाल्वेस, जो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क नामक एनजीओ के संस्थापक हैं। ये संगठन सोशियो लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर का हिस्सा है और फंडिंग भी मिलती है तो किससे? जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। इस एनजीओ के दानदाताओं की लिस्ट में यूरोपियन कमीशन, क्रिश्चियन एड फोर्ड फाउंडेशन, जर्मनी एम्बेसी, स्वीडन एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी भी शामिल हैं। आप सोचिए कैसे कुकी समुदाय की ओर से लड़ रहे इस एनजीओ और इसके ईसाई संस्थापक को विदेशी फाउंडेशन से पैसा मिलता है। ऐसे में यूरोपीय संसद का एनजीओ पर बैन को लेकर दुख प्रकट करना समझ में आता है। इस प्रस्ताव में जो एमईपी शामिल हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। आप पियरे का ट्वीट देखिए। ये तीसरा सीतलवाड़ और जुबैर की रिहाई की तख्ती अपने हाथों में उठाए हैं। इसी तरह एमईपी अलवीना अल्मेस्ता को देखिए। अलवीना हाल ही में भारत आई थी और आनंद ग्रोवर, प्रशांत भूषण और शाहरुख आलम के साथ एक चर्चा में भाग लिया और इसकी मेज़बानी जानते हैं किसने की? द लंदन स्टोरी फाउंडेशन, जिससे सुनीता विश्वनाथ जुड़ी हुई हैं। अलवीना अल्मेस्ता के भारत विरोधी बयान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप एमईपी बर्ट जन को देखिए। ये साहब कह रहे हैं कि भारत में ईसाई समुदाय असहिष्णुता, हिंसा, अपमान और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत में चर्चों को नष्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार बात देखिए। बर्ट 2021 में मानवाधिकारों पर एक सम्मेलन को आयोजित करते हैं। उसमें शबनम हाशमी को बुलाया जाता है। शबनम हाशमी वो हैं जिनके अनद एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था और शबनम हाशमी हर्ष मंदर के ट्रस्टी हैं जिनके सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ नामक एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मंदर के एनजीओ को नीदरलैंड स्टेट पार्टनरशिप फाउंडेशन से पैसा मिल चुका है। नीदरलैंड वाली बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एमईपी बर्ट भी नीदरलैंड से हैं। अब आप सोचिए कि यूरोपीय संसद क्यों चर्च और एनजीओ पर जोर दे रही हैं। हम जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए राहुल गांधी विदेशों से अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग तरह की मदद मांग चुके हैं। 2024 का आम चुनाव नज़दीक है। ऐसे में विदेशी तत्वों का हस्तक्षेप होना लाजमी है। भारत के विपक्ष की तर्ज पर संभवतः विदेशी ताकतें भी जान गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना संभव नहीं है, इसलिए नित नए हथकंडे देश विदेश से अपनाए जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।